Assalamu alaikum student. In our previous lectures we studied about the ionization method used in the GCMS. Today we are going to start mass analyzer. Student, the mass analyzer is the most important part of the mass spectrometer. It separates ions according to their mass to charge value. So it is also called ion separator. Mass analyzer is analogous to optical monochromator. अब यहाँ पर देखें, मैस एनालाइज़र का फंक्शन वही है जो कि ऑप्टिकल मोनोक्रोमेटर का फंक्शन होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में. मोनोक्रोमेटर को आपने 7th सेमेस्टर में डिटेल से स्टडी किया है. हमने यूवी विजिबल एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने मोनोक्रोमेटर को डिटेल से स्टडी किया था. मोनोक्रोमेटर का फंक्शन क्या है इस डायग्राम में देखें. ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक डायग्राम है जिसमें लाइट सोर्स से ये लाइट जो मोनोक्रोमेटर तक जाती है ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है. पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, इसमें डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन मौजूद हैं. जब ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट मोनोक्रोमेटर में से पास होती है तो ये इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में सेपरेट आउट कर देती है. यानी कि जितनी भी वेवलेंथ की लाइट्स इस बीम में मौजूद थी इस मोनोक्रोमेटर से पास होने के बाद वो सेपरेट आउट हो गई अकॉर्डिंग टू दियर वेवलेंथ. बिल्कुल इसी तरह से मैस स्पेक्ट्रोमीटर में मैस एनालाइज़र काम करता है. मैस एनालाइज़र में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का वो होता है आइन सोर्स. आइन सोर्स से जब आइंस मैस एनालाइज़र की तरफ मूव करते हैं तो मैस एनालाइज़र इन आइंस को अकॉर्डिंग टू देयर मैस टू चार्ज वैल्यू सेपरेट आउट कर देता है. यहाँ पर मोनोक्रोमेटर ने पॉलीक्रोमेटिक लाइट को सेपरेट किया था अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ. यहाँ पर मैस एनालाइज़र डिफरेंट मैस टू चार्ज वैल्यू के आइंस को जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर में फॉर्म्स होते हैं उन्हें सेपरेट आउट करता है अकॉर्डिंग टू दियर मैस टू चार्ज वैल्यू. अगर आप आयोनाइजेशन मेथड को रिकॉल करें तो आपने पढ़ा था आयोनाइजेशन चैम्बर में जब सैंपल एनालाइट के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की वजह से मॉलिक्यूलर आइंस बनते हैं. यानी कि सैंपल का जो मॉलिक्यूल था वो मॉलिक्यूलर आइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो मॉलिक्यूलर आइन बनते हैं इनकी फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन एक्सटेंसिव भी हो सकती है और फ्रेगमेंटेशन लिटिल भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि आपने आयोनाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया है. अब यहाँ पर आयोनाइजेशन चैम्बर में पेरेंट आइन भी यानी कि मॉलिक्यूलर आइन भी मौजूद होंगे और यहाँ पर फ्रेगमेंट आइंस भी मौजूद होंगे. इन सब की जो मैस टू चार्ज वैल्यू है वो डिफरेंट होंगी. जब ये आइंस इस मैस एनालाइज़र में से पास होते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू दियर मैस टू चार्ज वैल्यू सेपरेट आउट हो जाते हैं. स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप के मैस एनालाइज़र हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा फोकस जीसीएमएस पर है. तो हमने पढ़ना है कि जीसीएमएस में कितने टाइप के मैस एनालाइज़र यूज़ होते हैं. जीसीएमएस में 3 टाइप के मैस एनालाइज़र्स यूज़ होते हैं. मैग्नेटिक सेक्टर मैस एनालाइज़र, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है क्वाड्रोपोल मैस फिल्टर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट मैस एनालाइज़र. ये भी 2 टाइप का होता है. अब देख लेते हैं मैग्नेटिक सेक्टर मैस एनालाइज़र. मैग्नेटिक सेक्टर एज इट्स नेम इम्प्लाइज द मैस एनालाइज़र यूजेस मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइंस ऑफ द डिफरेंट मैस टू चार्ज वैल्यू. यानी मैग्नेटिक सेक्टर एक ऐसा मैस एनालाइज़र है जो आइंस को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करता है. डिफरेंट एनालाइज़र्स जो होते हैं जो हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ करते हैं डिफरेंट उनका फंक्शन होता है. अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को देख लें तो यहाँ पर जो आइंस की सेपरेशन होती है वो फील्ड फ्री रीजन में होती है. यानी कि यहाँ पर ना तो हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन मैग्नेटिक सेक्टर मैस एनालाइज़र में
जो आइंस की सेपरेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, डिफरेंट मैस टू चार्ज वैल्यू को सेपरेट आउट करती है। इसीलिए हम इस एनालाइज़र को मैग्नेटिक सेक्टर मैस एनालाइज़र कहते हैं। अब जैसे कि आप ये एक पेंटेन का मैस स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, यहाँ पर इस पेंटेन की जब हमने एनालिसिस की, यानी कि जब हमने इसको मैस एनालाइजर से पास किया, तो आपने देखा कि जो आइंस बने थे आयोनाइजेशन चैम्बर में, ये तमाम आइंस कहाँ बने हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर में। यानी कि 72 मैस टू चार्ज रेशो वाला आइन जो कि मॉलिक्यूलर आइन है, 57 मैस टू चार्ज रेशो वाला आइन एंड 43 मैस टू चार्ज रेशो वाला आइन, ये तमाम क्या है, ये फ्रेगमेंट्स आइंस हैं। ये कहाँ बनते हैं, ये आयोनाइजेशन चैम्बर में बनते हैं। अब इनकी मैस टू चार्ज वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। जब ये आइंस मैस एनालाइज़र में एंटर होते हैं तो मैस एनालाइज़र क्या करता है, इन आइंस को अकॉर्डिंग टू दियर मैस टू चार्ज वैल्यू सेपरेट आउट कर देता है। जब मैस एनालाइज़र ने इन आइंस को सेपरेट आउट किया है, तभी हमें इनकी ये डिफरेंट पीक्स नज़र आ रही हैं। अब मैग्नेटिक सेक्टर मैस एनालाइज़र जो ये सेपरेशन कर रहा है, किसकी हेल्प से करता है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करता है। इसलिए हम इसको मैग्नेटिक सेक्टर मैस एनालाइज़र कहते हैं। मैग्नेटिक सेक्टर मैस एनालाइजर्स आर ऑफ टू टाइप, सिंगल फोकसिंग मैस एनालाइज़र एंड डबल फोकसिंग मैस एनालाइज़र। सिंगल फोकसिंग मैस एनालाइज़र, इसको हम देख लेते हैं। The instrument in which the ions are focused on the collector slit only by the application of magnetic field is known as a single focusing mass spectrometer। यानी सिंगल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर नाम से ही शो है कि इसमें हम जो सेक्टर यूज़ करेंगे आइंस को डिटेक्टर पर फोकस करने के लिए, वो हम सिंगल सेक्टर यूज़ करेंगे। यानी कि जिस तरह से आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये सिंगल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर की है। यहाँ पर देखें, आइंस सोर्स से जब आइंस पहुँचते हैं डिटेक्टर तक, तो इन आइंस को डिटेक्टर तक फोकस करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर यूज़ किया है, और वो कौन सा है, वो है मैग्नेटिक सेक्टर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम सिंगल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक सेक्टर यूज़ किया है आइंस को, जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर में बनते हैं डिटेक्टर पर फोकस करने के लिए। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं सिंगल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। द एक्सिलरेटेड आइन विच लीव्स द आयोनाइजेशन चैम्बर एंटर द एनालाइजर। अब यहाँ पर देखें, जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आयोनाइजेशन चैम्बर की डायग्राम है। यहाँ पर देखें, हमने डिटेल में पढ़ा था आयोनाइजेशन चैम्बर के, ये कैथोड है जो कि फिलामेंट, यानी कि ये फिलामेंट कैथोड है, और यहाँ पर एनोड होता है। कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब क्या होता है, इस आयोनाइजेशन चैम्बर में एनालाइट मॉलिक्यूल्स जब एंटर होते हैं और वो इस इलेक्ट्रॉन बीम में से पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है, उन मॉलिक्यूल्स को, एनालाइट मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देती है, यानी कि उनको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पर देखें, आपके जो ये आयोनाइजेशन चैम्बर है, यहाँ पर एक रिपेलर प्लेट लगी हुई है। इस पर क्या होता है, इस पर पॉजिटिव, हमने इस पर पोटेंशियल दिया हुआ होता है, जो क्या करती है, यहाँ पर बनने वाले पॉजिटिव आयन को इस आयोनाइजेशन चैम्बर से बाहर रिपेल करती है। यहाँ पर जो हमने प्लेट्स लगाई हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करती हैं, ये प्लेट्स इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ पर जो रिपेलर प्लेट है, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो ये प्लेट्स हैं, इन पर है नेगेटिव चार्ज। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आयंस जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर में बनते हैं, वो एक्सीलरेट हो जाते हैं एंड दे मूव टूवर्ड्स दी मैस एनालाइज़र। अब मैस एनालाइज़र क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मैस एनालाइज़र की।
तो मैग्नेटिक मैस एनालाइजर इज एन evacuated curved metallic tube placed between the poles of an electromagnet with the magnetic field perpendicular the path of the ion. अब यहाँ पर क्या देखें, क्या कहते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक एनालाइजर है, ये क्या है, ये सिंपल एक मेटेलिक ट्यूब है, कर्व्ड मेटेलिक ट्यूब है. अब ये जो कर्व्ड मेटेलिक ट्यूब है ये किस तरह की, इसमें हमने इसके अंदर वेपर प्रेशर बहुत कम है, यानी कि इस पर हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है. इसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है, 10⁻⁻⁶ to -7 टोर हम इसके अंदर प्रेशर रखते हैं, यानी कि ये एक एवैक्यूएटेड मेटेलिक ट्यूब है. अब ये जो मेटेलिक ट्यूब है इसके देखें, ये मेटेलिक ट्यूब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के दरमियान में रखी हुई है, यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक एनालाइज़र है, मैग्नेटिक सेक्टर मैस एनालाइज़र है, वो क्या है, वो एक मेटेलिक ट्यूब है जिसे हमने मैग्नेट के दरमियान में रखा हुआ है. अब यहाँ से जो ये आइंस सोर्स से जब आइंस इस कर्व मेटेलिक ट्यूब में एंटर होते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस आइंस के पाथ के परपेंडिकुलर होती है. Since the ions are charged as they move through the magnetic sector, the magnetic field bends the ions in a curved path. अब देखें, आयोनाइजेशन सोर्स से जो आइंस मैस एनालाइजर में एंटर होते हैं वो चार्ज्ड आइन होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आइन सोर्स है, आइंस कहाँ पर आ रहे हैं, ये मैस एनालाइजर में यानी कि मैग्नेटिक सेक्टर में ये एंटर होते हैं. अब देखें यहाँ पर जो आइंस का पाथ है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट, ये क्या है, स्ट्रेट पाथ है. लेकिन जैसे ही ये आइन बीम इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होती है तो ये अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, इसमें डिफ्लेक्शन हो गई और इसने एक कर्व पाथ एडॉप्ट कर लिया है. यानी कि जैसे ही आइन सोर्स से मैग्नेटिक सेक्टर में एंटर होते हैं तो जो आइंस का पाथ होता है वो कर्व्ड हो जाता है. द रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर, किसकी रेडियस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से डायग्राम में देखा था ना आपने कि जो आइंस थे जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं तो उन्होंने कर्व पाथ अडॉप्ट किया है, तो इसका क्या होगा, इसका एक रेडियस भी होगा. तो उसी रेडियस की बात कर रहे हैं. द रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर डिपेंडेंट अपॉन द मैस, किसके मैस पर, फ्रेगमेंट आइंस के मैस पर या पेरेंट आइन के मैस पर, या जो भी आइंस आयोनाइजेशन सोर्स से मैस एनालाइजर में एंटर हुए हैं तो जो रेडियस है उस आइन के मैस पर डिपेंड करता है. द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, जिसको हम कैपिटल V से शो करते हैं, जो एक्सीलरेटिंग प्लेट्स हैं उनके वोल्टेज पर भी आइंस का जो रेडियस है वो डिपेंड करता है. एंड द चार्ज ऑन द आइंस, जिसको हम Z से शो करते हैं, इस पर भी रेडियस डिपेंड करता है. अब चार्ज ऑन द आयोनाइजेशन सोर्स में जो आइंस बनते हैं उस पर +1 चार्ज भी हो सकता है, उस पर +2 चार्ज भी हो सकता है. तो जो रेडियस है वो डिपेंड करता है कि आइन के ऊपर चार्ज का अमाउंट कितना है, चार्ज कितना है, +1 है, +2 है, उस पर भी ये जो रेडियस है आइन बीम का, यानी कि जो आइन बीम ने जो अपना पाथ अडॉप्ट किया है उसका जो रेडियस है वो डिपेंड करता है द चार्ज ऑन दी आइंस पर. स्टूडेंट्स, एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि क्या करते हैं हम कि जो आयोनाइजेशन सोर्स में जो आइंस बनते हैं उस पर +1 चार्ज होता है, यानी कि +2 चार्ज वाले आइंस बहुत कम बनते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी ही बहुत कम होती है कि +2 चार्ज वाले आइंस आयोनाइजेशन सोर्स में बने. तो जो रेडियस है वो डिपेंड करता है आइन के मैस पर, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पर, चार्ज ऑन दी आइंस पर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम H से डिनोट करते हैं. यानी कि जो हमने मैग्नेटिक
जो हमारे पास ट्यूब थी, मैस एनालाइज़र की जो हमारे पास मेटेलिक ट्यूब थी, उसकी सराउंडिंग में हमने आपको बताया था कि हम मैग्नेट लगाते हैं, तो उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या है उस पर भी ये रेडियस डिपेंड करता है। दीज पैरामीटर्स आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन m/z इक्वल टू h² r² ओवर 2v। यहाँ पर ये v क्या है, ये एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू चार्ज वैल्यू ऑफ आइंस। यानी कि अगर मास टू चार्ज वैल्यू आइन की ज़्यादा होगी तो उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, और अगर मास टू चार्ज वैल्यू किसी आइन की कम होगी तो उसका रेडियस भी कम होगा। As can be seen from the equation, the larger the value of mass to charge, the larger will be the radius of the curve path। इसको आप एक डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये हम जस्ट मैग्नेटिक सेक्टर को ही फोकस कर रहे हैं। ये क्या है, ये आइन बीम है जो कहाँ से आ रही है, आयोनाइजेशन सोर्स से आ रही है। जैसे ही ये आइन बीम देखें, ये सिंगल आइन बीम है, इसमें क्या होंगे, डिफरेंट मास टू चार्ज वैल्यूज़ के आइंस होंगे। जैसे ही ये आइन बीम एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आइंस अकॉर्डिंग टू दियर मास टू चार्ज रेशो सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब देखें, इस आइंस का, ये आइन बीम जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर से आ रही थी, इसका पाथ क्या है, इसका पाथ ये है, इसका सीधा पाथ है। लेकिन जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आई, ये क्या हो गई, ये कर्व पाथ में, यानी इसने कर्व पाथ अडॉप्ट कर लिया। यानी जब आयोनाइजेशन चैम्बर से आइन एंटर होते हैं मैस एनालाइज़र में, तो वो क्या हो जाते हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब अगर हमारे पास आइंस का मैस ज़्यादा है, यानी कि मैस टू चार्ज वैल्यू ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगी, डिफ्लेक्शन कम होगी। देखें, ये क्या है, ये ज़्यादा मैस टू चार्ज रेशो वाले आइंस थे, इसमें डिफ्लेक्शन कम हुई है, ये कम डेविएट हुए हैं अपने ओरिजिनल पाथ से, तो इनका रेडियस भी ज़्यादा है। ये क्या है, इसका रेडियस भी बहुत ज़्यादा है। जबकि वो आइंस जिनका मैस टू चार्ज रेशो कम था, वो बहुत ज़्यादा डेविएट हुए हैं अपने ओरिजिनल पाथ से। ओरिजिनल पाथ ये था, ये डेविएट होकर या डिफ्लेक्ट होकर वो इस पाथ पर आ गए हैं। तो क्या है, अब इनका रेडियस भी कम है। तो हम देख सकते हैं कि रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू चार्ज वैल्यू। Consequently, the ions emerging from the magnetic field are separated in space according to their mass to charge values। अब ये आइंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ने इनको क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज वैल्यू। तो जब ये आइंस बाहर होते हैं तो ये सेपरेट हुए हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू दियर मास टू चार्ज वैल्यू के लिहाज से। द एनालाइजर ट्यूब ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कंस्ट्रक्टेड टू हैव अ फिक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। A particle or ion with correct mass to charge will negotiate the curved analyzer tube and reach the detector। अब यहाँ देखें आप कि हमारे पास जो एनालाइज़र ट्यूब थी, ये एनालाइज़र ट्यूब है जो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। इस एनालाइज़र ट्यूब का जो रेडियस है वो फिक्स है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, इसका रेडियस फिक्स है। अब क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन सोर्स से इस एनालाइज़र ट्यूब में एंटर होते हैं तो ये कर्व पाथ अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वही आइंस इस मैथ एनालाइज़र से पास होकर डिटेक्टर तक पहुंचते हैं जिसका रेडियस इस मैस एनालाइज़र ट्यूब के रेडियस से कंपेरेबल होगा। यानी कि हम कहते हैं करेक्ट मैस टू चार्ज वैल्यू वाले आइंस डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। ऑल पार्टिकल्स और आइंस ऑफ ग्रेटर और लेसर mass to charge ratio will strike the side of the separation tube
and will be neutralized. वो तमाम आइंस जिनका रेडियस ज़्यादा होगा या कम होगा वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो इस एनालाइजर ट्यूब की वॉल से टकराएंगे और न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे. In order that all of the ions produced in the ionization chamber can be detected either by either the accelerating voltage or the magnetic field is continuously varied. अच्छा जी स्टूडेंट, अब देखें यहाँ आपने पीछे चलते हैं दोबारा. यहाँ आपने देखा कि सिर्फ वही आइंस जिनकी मास टू चार्ज वैल्यू क्या होगी, करेक्ट होगी, वही कहाँ पहुँचेंगे, डिटेक्टर तक पहुँचेंगे, और बाकी आइंस क्या होंगे, इस ट्यूब की वॉल के साथ स्ट्राइक करके न्यूट्रलाइज कर जाएंगे. अब आयोनाइजेशन सोर्स में जो आइंस बनते हैं वो डिफरेंट मास टू चार्ज वैल्यूज़ के बनते हैं. अब हमने उन तमाम आइंस को फोकस करवाना है डिटेक्टर तक. अब रेडियस जो है एनालाइजर ट्यूब का वो तो फिक्स है, हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, हम इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे पास आइंस आ रहे हैं मैस एनालाइजर के, उनके रेडियस को चेंज कर सकते हैं. यानी अगर हम रेडियस का रिलेशनशिप देखें किसके साथ, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज के साथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी कि अगर हम हमारे पास सपोज करें ये आइंसा, इसका रेडियस क्या था, इसका रेडियस बहुत कम था जिसकी वजह से ये डिटेक्टर तक नहीं पहुंच सका. अब इसके रेडियस को हमने इस रेडियस के बराबर बनाने के लिए क्या करना होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड को, इस मैग्नेटिक फील्ड को, या हमने जो एक्सेलरेटिंग प्लेट का वोल्टेज है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, उसे हमने चेंज करना होगा. तो तमाम आइंस जो कि बनते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर में, उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि हम जो तमाम मास टू चार्ज रेशो वाले आइंस हैं उनकी हम डिटेक्शन स्कैनिंग के थ्रू करते हैं. When magnetic field is varied, the method is called magnetic scanning. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके तमाम मास टू चार्ज रेशो, तमाम मास टू चार्ज वैल्यू वाले आइंस को डिटेक्टर तक फोकस कर रहे हैं, तो ये मेथड क्या कहलाता है, ये मेथड कहलाता है मैग्नेटिक स्कैनिंग. क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके क्या कर रहे हैं, डिफरेंट आइंस को जिनकी मास टू चार्ज वैल्यू डिफरेंट है उसको हम डिटेक्टर तक फोकस कर रहे हैं. व्हेन पोटेंशियल इज़ वेरीड एट कांस्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ H, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हैं और पोटेंशियल को वेरीड करते हैं, देन दिस मेथड इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक वोल्टेज स्कैनिंग. यानी कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्कैनिंग से मास स्पेक्ट्रम को प्लॉट किया है. इन मोस्ट स्पेक्ट्रोमीटर H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड R क्या है, मास एनालाइजर जो कि मेटेलिक ट्यूब है, उसका रेडियस R फिक्स्ड. Therefore, the mass to charge ratio of the particle reaching the slit is inversely proportional to the accelerating voltage. यानी कि हमने क्या किया है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को और हमने रेडियस, ये दो पैरामीटर अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो जो मास टू चार्ज रेशो वाले आयन हैं, यानी कि किसी भी आयन का जो मास टू चार्ज रेशो है वो किसके, वो वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. डायग्राम के थ्रू देख लें, ये सिंगल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम है. यहाँ पर ये जो आपको चैम्बर आप देख रहे हैं ये क्या है, आयोनाइजेशन चैम्बर है. यहाँ पर ये क्या है, फिलामेंट है. यहाँ पर ये एनोड है. जब सैंपल मॉलिक्यूल्स
इस चैम्बर में एंटर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ये पॉजिटिव आयन्स कहाँ पर, इस मैस एनालाइजर की तरफ मूव करते हैं, किसकी हेल्प से, इन एक्सीलरेटिंग प्लेट की हेल्प से। ये जो प्लेट्स है ये एक्सीलरेट करवाती हैं आइंस को टूवर्ड्स दी मैस एनालाइजर। जब ये आइंस मैस एनालाइजर में एंटर होते हैं तो यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, डिफरेंट मैस टू चार्ज वैल्यूज़ वाले आइन को सेपरेट आउट कर देती है। अब वो आइंस जिनकी मैस टू चार्ज वैल्यू करेक्ट होगी वो कहाँ पर फोकस हो जाएंगे, डिटेक्टर तक, और बाकी वो तमाम आइंस जिनकी मैस टू चार्ज वैल्यूज़ करेक्ट नहीं होंगी, यानी कि जिनका रेडियस इस ट्यूब के रेडियस से ज़्यादा या कम होगा, तो वो स्ट्राइक कर जाएंगे इस ट्यूब की वॉल से। तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, या हम यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को चेंज करके इन तमाम आइंस को फोकस करवा सकते हैं, कहाँ पर, डिटेक्टर तक। अब पढ़ते हैं डबल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर। डबल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होती है। द एफिशिएंसी ऑफ अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज़ मेजर्ड from the ability of its analyzer to resolve the ions having close mass to charge value। यानी कि अगर हमें किसी भी मैस स्पेक्ट्रोमीटर की एफिशिएंसी को मेजर करना है, अब एफिशिएंसी क्या होती है कि मैस एनालाइज़र कितनी स्पीड से मैस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, इसकी सेंसिटिविटी क्या है, या अगर हमारे पास सैंपल में डिफरेंट कंपोनेंट हैं और उनकी जो मैसेज हैं उसमें डिफरेंस बहुत कम है, तो क्या ये मैस एनालाइज़र इन कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जब हम किसी भी मैस स्पेक्ट्रोमीटर की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो दरअसल हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम मैस एनालाइज़र की डिसॉल्विंग पावर की बात कर रहे होते हैं कि मैस एनालाइज़र आइंस को, कौन से आइंस को, विच हैव क्लोज मैस टू चार्ज वैल्यू, उनको सेपरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो इन आइंस को एफिशिएंटली सेपरेट कर सकता है तो ये क्या है, ये एक एफिशिएंट मैस एनालाइज़र होगा। The single focusing mass spectrometer are considered to be low resolution instrument and are useful only to resolve the ions which differ by at least a unit mass। अब क्या कह रहे हैं कि सिंगल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक लो रिजॉल्विंग या लो रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है, और ये यानी कि अगर हमारे पास जो सैंपल है उसमें जो सैंपल के जो कंपोनेंट हैं, अगर उसमें यूनिट मैस का डिफरेंस होगा तो ये उन कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकता है। अगर तो डिफरेंस जो है वो यूनिट मैस से कम हुआ तो ये उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकता। सिर्फ सैंपल की ही बात नहीं है, हम फ्रेगमेंट्स के भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास जो आयोनाइजेशन चैम्बर में फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, अगर उन सपोज़ करें कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, हम सिर्फ 2 फ्रेगमेंट्स की बात करते हैं कि अगर 2 फ्रेगमेंट्स, सपोज़ करें कि एक फ्रेगमेंट का मैस था 16, एक का था 17, तो जो सिंगल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो इन दोनों आइंस को सेपरेट आउट कर सकता है, क्योंकि जो मैस का डिफरेंस है वो कितना है, वो यूनिट मैस है। अगर मैस का डिफरेंस यूनिट मैस से कम होगा तो इसको सिंगल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर रिजॉल्व नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, हम डबल फोकसिंग मैस एनालाइज़र यूज़ करते हैं। हाई रेजोल्यूशन कैन बी अचीव विद अ डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोमीटर। A double focusing mass spectrometer is the instrument in which an electrostatic analyzer is also used in addition to the magnetic analyzer to focus the ions on the collector slit। अब देखें यहाँ पर कह रहे हैं डबल फोकसिंग मैस एनालाइज़र। यहाँ पर देखें डबल फोकसिंग मैस एनालाइज़र से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 सेक्टर यूज़ करेंगे आइंस को
फोकस करने के लिए डिटेक्टर पर। मैग्नेटिक एनालाइजर है, मैग्नेटिक सेक्टर के साथ साथ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर भी यूज़ करते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर को हम मैस एनालाइजर से पहले भी लगा सकते हैं और इसको मैस एनालाइजर के बाद भी लगा सकते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक मैस एनालाइजर की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास सिंगल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर जिसमें जस्ट हम मैग्नेटिक सेक्टर ही यूज़ करते हैं आइंस को फोकस करने के लिए डिटेक्टर पर, उसकी एफिशिएंसी या उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाती है। अब देखें ये डायग्राम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैस एनालाइजर भी क्या होता है, कर्व ट्यूब होती है जो कि मेटल की बनी हुई होती है और हमने इसकी सराउंडिंग्स में इसके दोनों तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब आइंस आयोनाइजेशन सोर्स से एंटर होते हैं, ये देखें ये आइन का पाथ है, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था इसको, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव प्लेट लगाई है तो जैसे ही ये पॉजिटिव आइन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर में एंटर होते हैं तो वो भी कर्व पाथ अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है हमने, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या करता है, इन आइंस को रिपेल करता है जिसकी वजह से ये कर्व पाथ अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर से ये आइन की बीम कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एनालाइज या मैग्नेटिक सेक्टर में एंटर होती है। मैग्नेटिक सेक्टर से फिर ये डिटेक्टर पर फोकस हो जाती है। अब हमने डबल फोकसिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर यूज़ किया है उसकी रीज़न क्या है, अब उसको देख लेते हैं। कहते हैं इफ़ अ बैच ऑफ आइंस ऑफ इक्वल मैस टू चार्ज वैल्यू बट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज एंटर्स अ मैग्नेटिक सेक्टर इंस्ट्रूमेंट दिस विल रिजल्ट इन अ ब्रॉडेंड पीक। स्टूडेंट्स, आपने जब आयोनाइजेशन चैम्बर हम जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो भी आइंस आयोनाइजेशन चैम्बर से यानी कि वो आइंस जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर में बनते हैं और जब हम उनको एक्सीलरेट करवाते हैं टूवर्ड्स दी मैस एनालाइजर तो इन तमाम आइंस की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। अब इनकी एनर्जी क्यों डिफरेंट होती है, इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी पहली रीज़न ये है दैट ऑल आइंस डू नॉट possesses द सेम पोटेंशियल एनर्जी एट द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन। यानी कि जब आयोनाइजेशन सोर्स में आइंस बनते हैं, मॉलिक्यूलर आइन बनते हैं किससे, सैम्पल मॉलिक्यूल से, तो उन मॉलिक्यूलर आइन की पोटेंशियल एनर्जी एट द फॉर्मेशन ऑफ आइन सेम नहीं होती। सेकेंड रीज़न क्या है, ऑल आइंस आर नॉट फॉर्म्ड एट द सेम लोकेशन इन द आयोनाइजेशन चैम्बर एंड दस डू नॉट एक्सपीरियंस द सेम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अब आइन सोर्स में जो आइंस बनते हैं, कह रहे हैं उनकी पोजीशन सेम नहीं होती, यानी कि कुछ आयन रिपेलर प्लेट के करीब बनते हैं, कुछ आयन रिपेलर प्लेट से दूर बनते हैं। तो अब क्या होता है, जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हर आयन एक्सपीरियंस करता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट द आयंस एंटर द एनालाइजर विद अ स्लाइटली डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। हम स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं सिंगल फोकसिंग मैस एनालाइजर की, जिसमें हम आइन सोर्स से आइंस को डायरेक्ट किसमें, मैग्नेटिक एनालाइजर में भेजते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आइन सोर्स से जो आइंस आ रहे हैं वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के हैं, और जब ये जाते हैं कहाँ पर, मैग्नेटिक सेक्टर में, अकॉर्डिंग टू देयर मैस टू चार्ज रेशो इन आइंस की सेपरेशन हो जाती है। अब सपोज करें कि हम इस वाली आइंस की बात करते हैं, ये तमाम आइंस ऐसे हैं जिनका मैस टू चार्ज रेशो सेम है। अब अगर हम आइन सोर्स से इन आइंस को डायरेक्ट मैग्नेटिक सेक्टर में एंटर करते हैं तो इन की
मैस टू चार्ज वैल्यू तो सेम है, लेकिन क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ब्रॉड पीक मिलती है मैस स्पेक्ट्रम में, बजाय हमें एक शार्प पीक मिलने के हमें क्या होता है, हमें एक ब्रॉड पीक मिलती है। अब इसकी रेजोल्यूशन फिर अच्छी नहीं होगी, तो इसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आइन सोर्स में से जो आइंस फोकस होते हैं या मूव कर रहे होते हैं मैस एनालाइजर की तरफ, ये डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के हैं। इन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने से पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक सेक्टर है। अब देखें यहाँ पर जो आइंस आ रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। जैसे ही ये आइंस इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर में एंटर होते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू देयर काइनेटिक एनर्जी सेपरेट आउट हो जाते हैं। यानी कि वो तमाम आइंस जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी वो एक बीम बना लेते हैं, और वो बीम्स कहाँ पर फोकस कर दी जाती है, इस मैग्नेटिक सेक्टर को फोकस कर दी जाती है। वो तमाम आइंस जिनकी काइनेटिक एनर्जी इससे ज़्यादा या कम होगी वो मैग्नेटिक सेक्टर की तरफ फोकस नहीं हो सकते। यानी कि अब मैग्नेटिक सेक्टर में जो आयन की बीम जा रही है वो सेम काइनेटिक एनर्जी की है, लेकिन आप यहाँ पर ये बात नोट करें कि जो आयन बीम है इसकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, लेकिन यहाँ पर इनके जो मैस टू चार्ज वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो फंक्शन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर का, an electrostatic sector focus ions of the same kinetic energy onto the monitor slit whatever their mass to charge value may be। यानी कि उनकी जो भी mass to charge value होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी को वो फोकस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर। अब यहाँ इससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्टर से जब आइंस निकलते हैं तो वो मोनो एनर्जेटिक्स होते हैं, यानी कि इनकी एनर्जी सेम होती है। एज अ रिजल्ट द मोनो एनर्जेटिक आइंस ऑफ एनी गिवन मैस टू चार्ज वैल्यू कैन बी वेरी एक्यूरेटली फोकस्ड एट द कलेक्टर स्लिट। अब देखें यहाँ से जो आइंस मैग्नेटिक एनालाइजर में आए हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन इनकी मैस टू चार्ज वैल्यू डिफरेंट है। जब ये आइन बीम मैग्नेटिक सेक्टर में एंटर होती है तो मैग्नेटिक सेक्टर या मैग्नेटिक मैस एनालाइजर अकॉर्डिंग टू दियर मैस टू चार्ज वैल्यू उनको सेपरेट आउट कर देता है। अब ये जितने भी आइंस हैं ये सेम मैस टू चार्ज वैल्यू के और सेम काइनेटिक एनर्जी के हैं। अब जब डिटेक्टर तक ये आइंस पहुंचेंगे तो तो क्या होगा, हमें एक शार्प पीक मिलेगी, क्योंकि इन तमाम आइंस की वेलोसिटी और इन तमाम आइन की मैस टू चार्ज वैल्यू सेम है। तो स्टूडेंट आज हमने मैस एनालाइज़र में मैस एनालाइज़र को स्टडी किया है। मैग्नेटिक मैस एनालाइज़र में हमने सिंगल फोकसिंग एंड डबल फोकसिंग मैस एनालाइज़र को डिटेल में पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्वाड्रोपोल मैस एनालाइज़र।